अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोमेंटम का। मोमेंटम जो होता है वो आपके पास क्या चीज़ है? मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जब कभी भी कोई मास इन मोशन होगा तो हम कहेंगे उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। मास इन मोशन। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं। इसकी जो अ, आपके पास जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन परफॉर्म करने की क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। या फिर इसको हम एक और भी डेफिनेशन से लिख सकते हैं और वो डेफिनेशन है कि मोमेंटम इज मेजर्ड, मोमेंटम इज measured in terms of, in terms of force required to, required to stop the body in unit time, stop the body in unit time। ठीक है, अब आगे देख लें। तो मोमेंटम की तीन डेफिनेशन मैंने लिख दी। एक तो सिंपल है, जब कभी भी कोई मास इन मोशन होगा हम कहेंगे उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि किसी भी बॉडी के पास जितनी क्वांटिटी होगी मोशन परफॉर्म करने की हम कहेंगे उतना ही ज्यादा उसके पास क्या है? मोमेंटम है। और तीसरी डेफिनेशन ये हो गई कि मोमेंटम को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड होगी इन यूनिट टाइम, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब जिसको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसका मतलब उसके पास मोमेंटम उतना ज्यादा है, जिसको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसका मतलब उसके पास मोमेंटम उतना ही कम है। इसकी मैथमेटिक्स अगर हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे फार्मूला इसका लिखा जाएगा P इज इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पर v जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन आपके पास वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की होगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो इसकी डायरेक्शन के बारे में लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी है? मोमेंटम की है। ऐसा यूनिट इसकी हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और इसे हम ड्राइव यूनिट के अंदर न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। हम न्यूटन सेकंड कैसे आता है? तो देखें, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, अगर इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ मैं सेकंड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन है और ये आपके पास क्या हो गया? सेकंड। तो इस तरह से न्यूटन सेकंड जो इक्वेशन है या आपके पास यूनिट है वो ड्राइव हो जाती है। और ये तो आपके पास यूनिट एम के एस सिस्टम के अंदर है, जैसा कि हमने पढ़ा था। एसआई यूनिट या एम के एस सिस्टम में हम इसे इस तरह से लिखते हैं। अगर हमें इसी को सीजीएस सिस्टम के अंदर लिखना पड़े तो सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है उसे हम लिखते हैं डाइन सेकंड। इधर मैं लिख देता हूं कि इसकी जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम में होगी डाइन सेकंड, और इसे हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो वहां पर आपके पास ये होता है। यहाँ पर ये जो डाइन है ये यूनिट है फोर्स की, और सीजीएस सिस्टम के अंदर जो एक न्यूटन होता है
1 न्यूटन वो बराबर होता है किसके, 10⁵ डाइन के, 10⁵ डाइन। तो ये रिलेशन यूज करते हैं हम न्यूटन का और आपस में डाइन का, कि किस तरह से ये फोर्स जो होती है वो इन यूनिट्स को आपस में रिलेट करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लें कि जब कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो उस सर्कुलर मोशन में जिस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पर, उसी तरह से मोमेंटम भी उसका हर पॉइंट पे क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है हर पॉइंट पे। और ये इंस्टेंटेनियस है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्योंकि मोमेंटम के साथ होती है, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। तो इस चीज को हम ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, तो ग्राफिकली शो करने के लिए मैंने पी और वी का ग्राफ बना लिया। ये है पी और ये है वी। ठीक है। तो क्योंकि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे आपके पास वेलोसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे मोमेंटम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ क्या होगा, तो मैं अगर ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये स्क्रीन जो है ना वो, अच्छा देखें शेयर हो गई आपको स्क्रीन। जी हो रही है। अच्छा, तो अब देखें कि अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी और प्रेशर आपस सॉरी मोमेंटम आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। और इस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है। ये आपके पास एंगल हो गया थीटा, और ये एंगल हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है वो इसका कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्लोप जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्लोप यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, और इसी ग्राफ को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि जो आपके पास मोमेंटम है, उस मोमेंटम को क्या मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूँ कि मैं ये लाइन इस तरह ड्रॉ कर दूं। ठीक है। तो ये लाइन ये जो शो कर रही है कि मोमेंटम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जबकि स्पीड आपके पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ेगा, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन मोमेंटम इंक्रीज नहीं हो रहा, और मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जबकि इसके एरिया की अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास मोमेंटम और वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, उसका एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है। स्लोप की तो हमने बात कर ली कि इसका जो स्लोप है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करके आपको बता देता हूँ कि अगर मैं स्लोप की बात करूँ, कल मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वो हम निकालते हैं टेन थीटा से, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर पे आपके पास है मोमेंटम और बेस पे आपके पास है वेलोसिटी। तो P और V को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, मैस। इसका मतलब जो मोमेंटम और वेलोसिटी का स्लोप है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, मैस की। यहां से आप इसके मैस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात किसी भी ग्राफ को पढ़ने की वो ये होती है कि हम इसके एरिया को फाइंड आउट करें कि उसका जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एरिया को इस तरह से इसका फाइंड आउट कर लेता हूं कि यहाँ पर जो एरिया होगा उसे हम कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमने डिवाइड नहीं करना होता, बल्कि क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। एरिया लेंथ इनटू विथ। अब लेंथ को अगर आप कह लें पी है और विथ को आप कह लें वी है, तो पी इंटू वी मोमेंटम और वेलोसिटी का जो आपके पास प्रोडक्ट है, ये किसके बराबर होता है। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके बराबर होता है, तो हम इनकी यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। मोमेंटम की यूनिट हमने लिखी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जबकि जो आपके पास वेलोसिटी है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है जूल्स के। इसका मतलब ये हुआ इसका जो एरिया है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको एनर्जी की इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर जो जूल्स है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा एनर्जी की। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जो होती है वो आपके पास क्या होती है, जूल्स होती है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैथ की। और जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, एरिया से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अच्छा, अब यहां पर फोर्स को मोमेंटम के साथ अगर हम रिलेट करें, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशन होता है, और उसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो देखें इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो भी फोर्स अप्लाई होती है किसी भी बॉडी पर वो मोमेंटम के चेंज के इक्वल होती है। तो मैं लिखता हूं कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is equal to is equal to the rate of change of momentum, the rate of change of momentum। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पास फोर्स होती है, जैसे हम सेकंड लॉ मोशन से लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू ma। इस सेकंड लॉ मोशन से एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। तो मैंने लिख दिया m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। फिर ये जो डेल्टा v है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो उसे हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर ये जो मैथ है इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एम वी एफ आपके पास क्या है, मोमेंटम है फाइनल, इस लिखते देते हैं फाइनल मोमेंटम। और एम वी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम, उसे लिख देते हैं एम पी आई, पी वी आई, सॉरी पी आई। और ये आपके पास हो गया डेल्टा टी। अब पी एफ माइनस पी आई किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के। तो अगर आप देखें तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, क्या वो स्टेटमेंट इसी को रेफर नहीं कर रही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। तो ये एक फोर्स की डेफिनेशन भी हमें पता चल गई कि एक तो फोर्स की डेफिनेशन ये है कि जब कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो इसका मतलब वो उसकी स्टेट को क्या करती है, या तो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। तो हम फोर्स की ये भी डेफिनेशन कहते हैं कि इट इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख लें कि जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट में यही बात है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम कहेंगे कि कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करते हुए जो फोर्स होगी वो एक्चुअली किसके बराबर होगी, उसे हम कहेंगे वो फोर्स वेट के बराबर होगी। ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये जो हमारे पास एक बॉडी है और वो फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रही है, लेट से ये मेरे पास एक बॉडी है और ये बॉडी जो है वो फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रही है। हाँ, तो अब इस बॉडी का अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करें, ये है फ्री फॉल मोशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वो बराबर होता है फोर्स अप्लाइड, यानी कि फोर्स। और यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बराबर होगा वेट के, और वेट किसके बराबर होगा, एम जी के। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का किसके बराबर है, एम जी के, और ये नॉन जीरो है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको फोर्स के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो लास्ट में बस फिर ये इसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जब फोर्स और टाइम का हम जो है ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो फोर्स होता है वो टाइम के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट फोर्स को हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये आपके पास है फोर्स। ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई आपको जो है वो स्लोप नहीं नजर आ रहा। तो स्लोप ना नजर आने का मतलब यही है कि यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है।
अब अगर मुझे इस फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये आपको एरिया नजर आ रहा है ना, ये एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू विड्थ से। तो जब आप एरिया को लेंथ इंटू विड्थ से कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ पर आपके पास है फोर्स और टाइम आपके पास क्या है, टी। अभी हम ऊपर पढ़कर आए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। तो मुझे बताएं ये वही फार्मूला नहीं बन गया जो कि हम ऊपर पढ़कर आए थे, ये जो इक्वेशन ये लिखी हुई है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी को मैं F से मल्टीप्लाई करा दूं तो इसका मतलब ये F इंटू टी बन जाएगा। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। और अगर यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो, तो ये फोर्स मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं ये फोर्स क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर ये फोर्स इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब यहां पर आपके पास जो इसका एरिया होगा अंडर द कर्व, ये आपके पास एरिया है। और वो एरिया किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हाफ लेंथ इंटू विथ। तो लेंथ की जगह एफ है और विथ की जगह क्या है, टी है। तो यहाँ पर हाफ एफ इंटू टी भी एक्चुअली किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के। बस फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड का फर्क है, और दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन मोमेंटम को। इसी तरह से अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस के दरमियान में हो, मोमेंटम और टाइम के दरमियान में हो, तो फिर यहां पर इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें जो इसका स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया ग्राफ, और इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पर ये जो स्लोप है, स्लोप मैंने आपको बताया था कि स्लोप को हम किससे पढ़ते हैं, टेन थीटा से। और जो टेन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर है वो है मोमेंटम, जिसे हम चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, और जो बेस है वो चेंज इन टाइम है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, फोर्स के। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्चुअली किसके बराबर है, एफ के बराबर है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि इस ग्राफ के अंदर जो मोमेंटम है वो चेंज ही ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि मोमेंटम कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे डिफाइन करता हूं कि अगर हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उस कांस्टेंट का जब हम चेंज निकालते हैं तो वो क्या आता है, जीरो आता है। जैसे मैं लिखता हूं कि अगर आपके पास इस केस में पी क्या है, कांस्टेंट, तो पी अगर कांस्टेंट है तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो। और अगर डेल्टा पी जीरो है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मोमेंटम और टाइम और फोर्स और टाइम के दरमियान में कैलकुलेट होती है। तो ये स्लोप किसके बराबर हो गया, ये फोर्स के बराबर हो गया। तो ये जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।